नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार आप सभी लोगों का नंदनी आईएएस में पुनः स्वागत करता हूं। और हमें आशा आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लोकपाल। और ये हमारे द हिंदू न्यूज में, संसद टीवी में, पीआईबी में खबरों में रहा है, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू के लिए उपयोगी है। दोस्तों, लोकपाल हमारे देश में कब आया? क्या आप ये भी जानते हैं कि हमारे देश में लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम एक साथ आया था? देखिए दोस्तों, जब किसी देश में भ्रष्टाचार बढ़ जाता है तो हम ये कह सकते हैं, क्या अर्थव्यवस्था की आशा से कम सफलता में भ्रष्टाचार महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है, जो किसी देश के लोकतंत्र एवं विधि के शासन को कमजोर करता है। और इसी को खत्म करने के लिए हमारे देश भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 लाया गया। दोस्तों, जो लोकपाल का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले स्वीडन देश में 1809 में ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता था, और वही कॉन्सेप्ट अन्य देशों ने ऑब्जर्व किया था, फॉलो किया था, और वही कॉन्सेप्ट हमारे देश में आया था। दोस्तों, अब हम बता दें लोकपाल, तो लोकपाल की तो हम चर्चा करेंगे वो कैसे अस्तित्व में आया। लेकिन मैं इसमें थोड़ा बता दूं, लोकायुक्त अगर वहां से अगर क्वेश्चन आपकी यूपीएससी में पूछ ले जाता है तो आप बोलोगे सर ने तो पढ़ाया नहीं है, तो मैं उसको भी बता दे रहा हूं। देखिए, लोकपाल की तरह लोकायुक्त अधिनियम साथ में 2013 में बने थे, सही है, लेकिन लोकायुक्त तो हर राज्य में उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। किसी राज्य में किसी राज्य में उस राज्य के मुख्यमंत्री को उसमें शामिल किया जाता है, किसी राज्य में नहीं किया जाता। किसी राज्य में उप मुख्यमंत्री को उसमें शामिल किया जाता है, किसी में नहीं किया जाता। अब देखेंगे, और उसकी नियुक्ति जो उस राज्य के जो हाई कोर्ट के जो मुख्य जज होते हैं उनकी सलाह पर, और जो किसी उसके जो विधानसभा हैं, उसके जो विपक्ष के नेता हैं, उसकी सलाह पर नियुक्ति होती है, और उनका कार्यकाल अलग होता है। उनका कार्यकाल 65 वर्ष तक होता है राज्य के स्तर पर। तो उसमें किसी राज्य में किसी जो अधिकारी होते हैं उनको उसमें नियुक्त किया जाता है अध्यक्ष के तौर पर, तो उनका अलग मसौदा है। हम बात करते हैं अपने लोकपाल की। देखिए, जब हमारे देश में अन्ना हजारे आंदोलन चल रहा था, यह आंदोलन 2011 में हुआ था, और उसमें अन्ना हजारे जी, अरविंद केजरीवाल जी, मनोज तिवारी जी, विनय जिया दिहा जी और भी सदस्य उसमें शामिल थे। तो जो आप आम आदमी पार्टी देखते हैं वो लोकपाल कानून बनने के बाद अस्तित्व में आई थी, और तब से जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कई बार सीएम रह चुके हैं, और ये पार्टी अन्य राज्यों में अस्तित्व में आ चुकी है, और इसे एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। और उस समय जो भी उसमें सदस्य शामिल थे उनको केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया गया। तब से ये आंदोलन हमारे देश में आया। तो इस आंदोलन के तहत ये मांग रखी गई थी कि यदि इसमें केंद्र सरकार यानी कि भारत के प्रधानमंत्री भी भ्रष्ट पाए जाते हैं तो उनके भ्रष्टाचार की जांच करनी चाहिए, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा कानून बनाया गया। दोस्तों, इस आंदोलन में समस्या यह थी कि जब अन्ना हजारे जब आंदोलन कर रहे थे तो आप देखेंगे कि इसमें दो वर्ग के लोग थे। एक वर्ग वह था, उसके पास ऑप्शन अधिक थे, वो बोलता था कि मैं क्या क्या खाऊं, अर्थात उसके पास इतना पैसा है कि मैं क्या क्या खरीद के खा सकता हूं। और एक व्यक्ति वह है जिसके पास इतना पैसा कम है, संसाधन कम है, वो ये सोचता है कि मैं क्या खाऊं जिससे मेरा पेट भर जाए। जो ये व्यक्ति यह बोलता है कि मैं क्या क्या खाऊं, तो वो किसी केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का अधिकारी हो सकता है, या केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जो भी कोई आंशिक पूंजी दान करके कोई भी संस्थान बनाई जाती है उसका सदस्य हो सकता है। अगर आम आदमी उसके पास अपने कार्य के लिए जाता है, सरकार की पॉलिसी प्राप्त करने के लिए जाता है, अपने अधिकार के लिए जाता है, तो उससे भ्रष्टाचार के नजर से देखा जाता है, या उससे कुछ अन्य वस्तु पदार्थ की मांग की जाती है जो एक भ्रष्टाचार के अंतर्गत आती है। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था। तो वही कॉन्सेप्ट हमारे देश में है, तो जिसमें कहा गया कि अगर इसके अंतर्गत अगर देश के प्रधानमंत्री जी भी अगर भ्रष्टाचार के दायरे में आते हैं तो उनके प्रति भी कानूनी कार्रवाई हो, जांच हो उसकी। तो ये तो आपके यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट रहा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो हमारे प्रथम जो लोकपाल थे वो पिनाकी चंद्र घोष जी थे, जो हमारे प्रथम लोकपाल न्यायमूर्ति जी। वर्तमान में हमारे अजय अरविंद के नाम से हैं।
अजय माणिकराव बोलते हैं उनको हम, अजय माणिकराव वो हैं। अब देखिए जो लोकपाल जो हमारे देश में बना 2013 में आया था। अब ये चर्चा में क्यों रहा? जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस के लिए उपयोगी है, और जो मैंने आपको बताया वो भी आपके यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस के लिए उपयोगी है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 16 जनवरी को इसका स्थापना दिवस पहली बार मनाया गया है, इस वजह से। तो हम इसमें देखेंगे कि लोकपाल का स्ट्रक्चर, कितनी पदावधि, समय सीमा, कौन कौन से कार्य, ये सारी चीज आपकी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। और भी जो इंपॉर्टेंट है, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो हम इसमें पढ़ेंगे, जानेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस नंदिनी आइए इसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों लोकपाल क्या है देखिए, हम इसका सारांश देख लेते हैं। सारांश, भारत में लोकपाल का स्थापना दिवस पहली बार 16 जनवरी को मानेकशा सेंटर नई दिल्ली में भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में मनाया गया। किसकी उपस्थिति में? भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में नई दिल्ली में मानेकशा सेंटर में ये इसका स्थापना दिवस पहली बार मनाया गया है। इसलिए आपके द हिंदू, पीआईबी, संसद टीवी में खबर में रहा है, जो आपके एक सिलेबस का, यूपीएससी सिलेबस का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। देखिए, तो जब ये मनाया गया तो इससे लोगों को पता होना चाहिए, यूपीएससी एस्पिरेंट जो भी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में ये कानून क्यों आया था, क्या वजह रही थी, इसका क्या काम है। तो इन सारी चीजों को हम इसमें देखेंगे जो आपकी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब देखते हैं लोकपाल के बारे में। लोकपाल के बारे में देखिए, स्थापना में इसकी देखते हैं लोकपाल की। तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत एक संवैधानिक निकाय, कैसा संवैधानिक निकाय, तो जो भी आपका लोकपाल है एवं लोकायुक्त अधिनियम है वो 2013 बना था और एक संवैधानिक निकाय बना दिया गया था। अब इसका मकसद क्या है देखते हैं। मकसद देखिए, सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ, जो भी सरकारी अधिकारी होते हैं, जो भी कर्मचारी होते हैं, तो वो सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना। अर्थात अगर किसी सरकारी कर्मचारी या कोई पदाधिकारी है, अगर उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है तो उसकी जांच करेगा ये, और उससे संबंधित जो भी मामले हैं उनकी सुनवाई करेगा, उनका निपटारा भी करेगा, उनका निदान भी करेगा। ये लोकपाल कानून, ये इसका मेन उद्देश्य रहा। और इसमें हम देखेंगे संगठनात्मक संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, इसमें एक अध्यक्ष होता है। देखिए, इसमें एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं, जिनमें से 4 न्यायिक सदस्य होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष हुआ, 8 सदस्य अन्य होते हैं, और जिनमें से 4 जो सदस्य होते हैं वो न्यायिक सदस्य होते हैं, है ना, जो न्यायालय के जो जिनका अनुभव रहा हो वो होते हैं इसमें। और इसके अलावा और देखते हैं इसमें अध्यक्ष की बात करते हैं। देखिए, अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ये हो सकते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अध्यक्ष इसके हो सकते हैं, या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है जो अधिनियम के निर्दिष्ट जो भी पात्रता मानदंड है उनको पूरा करता हो। जो भी इनके अधिनियम है, इनका जो भी मानदंड है, जो भी पात्रता, अगर वो व्यक्ति अगर उसको फुलफिल करता है तो वो व्यक्ति उसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, आना भी चाहिए। अब देखिए न्यायिक सदस्य, देखिए क्या है न्यायिक सदस्य, है ना, कौन कौन से होते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए। समझ में आ रहा होगा आपको। जो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके जो पूर्व न्यायाधीश, और जो हमारे हाई कोर्ट है उसके पूर्व मुख्य न्यायाधीश इसके सदस्य होने चाहिए। सदस्यों की संरचना में आप देखेंगे न्यूनतम 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं से होंगे। मतलब रिजर्वेशन कैटेगरी के जो भी लोग होंगे वो 50% सदस्य वहां से लिए जाएंगे, और 50% सदस्य आपके ये न्यायालय से संबंधित होंगे। ये बात उन्होंने इसमें बता दी है, बड़े स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है, बहुत अच्छे शब्दों में लिख दिया है, जो आपके लिए उपयोगी है। देखिए, अब सदस्यों की नियुक्ति होती कैसे है।
सदस्यों की नियुक्ति होती कैसे है, तो देखिए सदस्यों की नियुक्ति हम करवाते हैं चयन समिति में। जब आप देखेंगे कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, क्या ये स्टेटमेंट नहीं बन सकता आपकी यूपीएससी एग्जाम में? बन सकता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो सोच सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति क्यों करेगा भैया, प्रधानमंत्री क्यों नहीं करता? लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश के जो भी राष्ट्रपति जी हैं वो इनके सदस्यों की और इनके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब देखिए इसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष है ना, लोकसभा अध्यक्ष इसमें जो शामिल हैं जो हो सकते हैं। देखिए लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित एक न्यायाधीश, ये इसके सदस्य हो सकते हैं समिति के। एक प्रमुख विधिज्ञ जिसको एक नॉलेज हो, एक कानून की विधि की नॉलेज हो, वो इसके समिति के सदस्य अध्यक्ष हो सकते हैं। अब देखिए कार्यकाल हम देखेंगे इनका कार्यकाल कितना होता है। देखिए पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्षों तक या 70 वर्ष की आयु तक जो पहले हो वो इनका पद ग्रहण करने का सिस्टम होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी उम्र 68 वर्ष की हो रही है, अगर मैं इसका अध्यक्ष बनता हूं या सदस्य बनता हूं तो मुझे 70 साल के लिए रखा जाएगा, तो मेरा कार्यकाल 2 वर्ष का ही होगा। मतलब यह है कि 70 वर्ष से ऊपर नहीं होगा और 5 साल से अधिक नहीं होगा। ये इनका कहने का मतलब है। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब हम देखेंगे वेतन और सेवाएं, इनका क्या वेतन होता है, इनकी क्या क्या सेवा होती है जो आपके लिए उपयोगी है, जो आपकी यूपीएससी में स्टेटमेंट बनाकर पूछा जा सकता है। और हम नहीं चाहते कि आप पढ़ें और फिर भी आपका क्वेश्चन गलत हो, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए। हमने इस पर एमसीक्यू भी बनाए हैं। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ पाएंगे तभी जो इसके एमसीक्यू दे रखे हैं वो आप बना पाएंगे और आप जांच पाएंगे कि हम जो एक दिशा है हमारी पढ़ने की क्या वो सही है। देखिए वेतन और सेवाएं हम देखते हैं कि अध्यक्ष का वेतन भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान है। जो भारत का जो भी मुख्य न्यायाधीश है उस मुख्य न्यायाधीश के समान इस अध्यक्ष का वेतन होता है। अब देखिए और अन्य सदस्य हैं इसके लोकपाल के, तो उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होते हैं उनके समान इनके सदस्यों का वेतन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्षेत्राधिकार देखेंगे कि कौन कौन से अधिकार क्षेत्र में, अधिकार जो क्षेत्र उसके अधिकारी में आते हैं। देखिए लोकपाल के पास भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का अधिकार है। लोकपाल है एक बॉडी है और इसके पास क्या है कि जो भ्रष्टाचार है अगर उसका कोई आरोप है तो उसकी जांच कर सकता है। जिसमें शामिल हैं, देखिए कौन कौन शामिल है इसमें, इस भ्रष्टाचार के आरोप में वर्तमान या पूर्व प्रधानमंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं, केंद्र सरकार के मंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं, कोई सांसद इसमें शामिल हो सकता है, केंद्र सरकार के ग्रुप ए बी सी और डी के अधिकारी जो होते हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, है ना। ऐसे बोर्ड निगम जो सोसाइटी ट्रस्ट, मतलब ऐसे बोर्ड ऐसे निगम ऐसी सोसाइटी ऐसे ट्रस्ट या स्वामित्व या स्वायत्त निकाय जो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित है, मतलब जो संसद के अधिनियम के द्वारा माध्यम से स्थापित किए गए हैं या केंद्र राज्य सरकार द्वारा आंशिक या पूर्ण वित्त पोषित हैं, जो संस्थान जो सोसाइटी जो निगम, वो अगर एक से अधिकारी इसके कर्मचारी अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त है तो उसके भ्रष्टाचार की जांच हो सकती है और उन पर कार्रवाई हो सकती है अगर दोषी पाए जाते हैं तो। इनके अलावा और कौन आता है, इनके अलावा आप देखेंगे 10 लाख से अधिक विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले संगठन। कोई संगठन ऐसा है जो विदेश से 10 लाख रुपए या उससे अधिक का जो आय अर्जित कर रहा है, जो लाभ प्राप्त करता है, अगर भ्रष्टाचार में आरोपित है तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच हो सकती है और उसके प्रति कार्रवाई की जा सकती है। अब देखिए प्रधानमंत्री से जुड़े अपवाद हम देखेंगे श्रीमान जी। प्रधानमंत्री से जुड़े अपवाद कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए लोकपाल प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोपों की जांच नहीं कर सकता। किन किन चीजों में जांच नहीं कर सकता, क्या अपवाद हैं, देखिए यदि वे आरोप अंतरराष्ट्रीय संबंधों, कोई अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं, एक देश से दूसरे देश के साथ संबंध होते हैं, अगर वो उनको लगता है कि हाँ इसमें भ्रष्टाचार किया गया है तो उस पर लोकपाल का कोई नियम कानून काम नहीं करेगा। बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, कोई बाह्य सुरक्षा कोई आंतरिक सुरक्षा है, अगर उसमें लगता है कि भ्रष्टाचार है तो इसमें कोई कानून काम नहीं करेगा लोकपाल वाला। सार्वजनिक व्यवस्था,
परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, इन कार्यों के तहत लोकपाल कानून के माध्यम से कोई भ्रष्टाचार की जांच नहीं की जा सकती। और इसमें हम देखेंगे कि इसके अलावा प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत की जांच तभी होगी अगर उस प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कोई शिकायत आई है तो उसकी जो शिकायत उसकी जांच तभी होगी, कब होगी, जब लोकपाल की पूरी पीठ इसकी शुरुआत के पक्ष में हो, जो इसका पक्ष है शुरुआती उसमें उसके पक्ष में हो, और कम से कम 2/3 सदस्य से मंजूरी दे दें, तब इसकी जांच होगी, है ना। तो आप समझ सकते हैं। अब देखिए लोकपाल की शक्तियां क्या क्या होती हैं, हमने इतना पढ़ लिया जो आपकी यूपीएससी के लिए उपयोगी है। और भी उपयोगी है, देखिए लोकपाल की शक्तियां आप देखेंगे क्या कि सीबीआई की निगरानी और उसे निर्देश देने की शक्ति लोकपाल के पास होती है। मतलब यह सीबीआई की निगरानी भी रखेगा और उसको अगर किसी आरोप है उसका भ्रष्टाचार, उसकी जांच के लिए उसे निर्देश भी दे सकता है। दूसरा आप देखेंगे भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्तियां या लाभों की जब्ती, कोई भी संपत्ति, कोई भी लाभ जिसे भ्रष्टाचार के माध्यम से उन्हें अर्जित किया है तो उसको जब्त कर सकते हैं, ये इनका काम है। रिकॉर्ड के नष्ट होने से रोकने के लिए निर्देश देने की शक्तियां, अब देखिए जो भी कोई जनहित का रिकॉर्ड है अगर वो नष्ट किया जा रहा है तो उसको ही रोक सकते हैं। लोकपाल के जांच प्रकोष्ठ को दीवानी न्यायालय की शक्तियां, जो भी इनका अधिकार क्षेत्र है, जो भी दीवानी न्यायालय है तो उसकी दीवानी न्यायालय की जो भी शक्तियां उसकी जांच कर सकता है ये। पांचवा है सीबीआई अधिकारियों के स्थानांतरण पर रोक लगा देता है ये, किसी सीबीआई का ट्रांसफर किया जा रहा है अधिकारी का, कहीं भेजा जा रहा है तो उस पर रोक लगा सकते हैं, ये इनका अधिकार में आता है। संसद में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये संसद में वार्षिक रिपोर्ट दोनों सदनों में प्रस्तुत करते हैं। और इसके तहत हम देखेंगे कि धारा 48 के तहत, ये धारा याद रखें आप लोग, धारा 48 के तहत लोकपाल को हर साल राष्ट्रपति को अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। जो भी उनका कार्य होता है वो कार्य रिपोर्ट हर साल राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं और जिसे संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है ना। संसद के जो 2 सदन होते हैं उसमें इसको रखा जाता है। तो ये हमारा लोकपाल था जो हमने बड़े ध्यान से पढ़ा है और हम इसमें देखेंगे हमने कितने ध्यान से पढ़ा है, जो हम जांच करेंगे अपने एमसीक्यू टेस्ट से। तो देखिए लोकपाल पर आधारित एमसीक्यू प्रश्न बनाए हैं जो आपके लिए उपयोगी है। आप इसमें जांच कीजिए कि हमने इसमें कितना सही कर पाया, कितना नहीं, कितना पढ़ा है कितना नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें 1 है, क्या है कि लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या विचार करें भैया, देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट यह है कि लोकपाल का अध्यक्ष हमेशा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, हमेशा पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, क्या ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट इसमें है कि लोकपाल केंद्र सरकार के ग्रुप ए, बी, सी और डी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर सकता है, क्या ये सही है। तीसरा आप देखेंगे लोकपाल के सदस्यों का वेतन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होता है, क्या सही है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। विकल्प आप देखेंगे केवल 1 और 2, विकल्प बी देखेंगे केवल 2, विकल्प सी देखेंगे केवल 2 और 3, विकल्प डी देखेंगे उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप कमेंट कीजिए इसमें कौन सा आंसर सही है। अगला हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2, लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन सा अधिकार क्षेत्र है देखते हैं। स्टेटमेंट 1 इसमें हमारा यह है कि लोकपाल का अधिकार क्षेत्र किसी बोर्ड या ट्रस्ट के अध्यक्ष, सदस्यों या अधिकारियों तक है जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार द्वारा आंशिक या पूर्ण वित्त पोषण प्राप्त होता है, क्या ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट आप इसमें देखेंगे कि लोकपाल प्रधानमंत्री के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर सकता है, क्या सही है। तीसरा स्टेटमेंट आप देखेंगे कि लोकपाल का अधिकार क्षेत्र उन संगठनों तक भी है जिन्हें रुपए 10 लाख से अधिक विदेशी योगदान प्राप्त होता है, क्या सही है। तो बताइए आप इसमें ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, कमेंट कीजिए। विकल्प ए हम इसमें दे रहे हैं केवल 1 और 2, विकल्प बी है इसमें 1 और 3, विकल्प सी है 2 और 3, विकल्प डी है इनमें से कोई केवल 1। तो बताइए कौन सा सही है इसमें। दूसरा देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लोकपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
है ना। देखिए आपका टॉपिक भी हो गया, आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पर है, कहाँ भागना, कहीं नहीं, यही सब मिलेगा। देखिए लोकपाल का वार्षिक कार्य रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, क्या सही है? अगला स्टेटमेंट है कि लोकपाल में कम से कम 50% सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं से है, क्या सही है? तीसरा स्टेटमेंट आप देखेंगे कि लोकपाल के पास सीबीआई को स्थानांतरण के मामले में निर्देश देने का अधिकार नहीं है, क्या सही है? ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? विकल्प आप देखेंगे, पहला केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी केवल 1। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है दोस्तों? यदि आपको लगता है कि हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो ये आपकी जो अपने पढ़ा है वो ध्यान से नहीं पढ़ा है, इसको एक बार आप फिर दोबारा देखिए और इनके जो आंसर हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हमें इससे मालूम पड़ेगा आप कितना पढ़ पा रहे हैं। और इसमें आपकी भी जांच होगी कि आप किसी भी टॉपिक को ध्यान देते, कितना अधिक गहरे से देते हैं, क्योंकि आप एक यूपीएससी के छात्र हैं, तो आपको उसी तरह से चीज आत्मसात करनी चाहिए। देखिए जैसा कि हम आपको बता दें कि ये हमारा जो चल रहा है करंट अफेयर्स वाला, जो हर वीडियो में 100 क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे जनवरी 2024 से लेके अप्रैल 2025 तक के इसमें करंट अफेयर्स के 16 महीने के 1600 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और जिसमें एक वीडियो हमारे नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें 100 क्वेश्चन है जो आपके जनवरी माह की है, और नेक्स्ट वीडियो फरवरी की आने वाली है। तो जो बच्चे इसमें नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लास्ट में बच रहा, हम क्या पढ़े, ये पढ़े वो पढ़े, दिमाग डिप्रेशन में जा रहा होगा, दिक्कत हो रही होगी, तो दिमाग थोड़ा शांत रखें और हमारे साथ रह करके अपनी तैयारी को उच्च गति दें, क्योंकि हम आपके लिए वो लेके आ रहे हैं जो आपके लिए उपयोगी है। तो हम आपको वो पढ़ा रहे हैं जो आपके लिए उपयोगी है, तो हम बहुत कुछ नहीं पढ़ा रहे, जो इंपॉर्टेंट है सिलेबस के अनुसार वो आपको वही पढ़ा रहे हैं। तो 100 क्वेश्चन है, टॉपिक है, कोई ज़्यादा नहीं है, आप 2, 3, 4, 5 घंटे में से कवर कर लेंगे, वो आपके देखने की क्षमता के ऊपर निर्भर है। तो इसमें 1600 क्वेश्चन, 16 वीडियो, 16 महीने करंट अफेयर्स जो आपके नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होता रहेगा, और एक वीडियो अवेलेबल है ना। और इसमें हम इसी श्रृंखला में आज के लिए हम थैंक यू बोलते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।